नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके लिए आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कंप्लीट सोल्यूशन लेकर के आए हैं, जो सभी जुडिशरी एग्जाम्स जैसे एआईबीई, पीसीएसजे, एपीओ इत्यादि के लिए यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, यह हमारा आईपीसी क्वेश्चंस की वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो के ऊपर बने आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। एक सपेरे ने सांपों का खेल दिखाते हुए यह दावा किया कि वह सर्पदंश को ठीक कर देता है। मृतक ने सर्प से अपने को कटवा लिया, परंतु सपेरा उसे ठीक नहीं कर पाया। सपेरा उत्तरदायी है। किस अपराध के लिए उत्तरदायी है? तो देखें, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसके बारे में विचार करें। तो दोस्तों, यहां समझेंगे कि मृतक की जो कंसेंट है फैक्ट के भ्रम के अधीन दी गई है, अतः सपेरे को सहमति का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी सहमति धारा 90 के अधीन आती है। अतः सपेरा हत्या के लिए उत्तरदायी है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक डॉक्टर ने अपने मरीज बा को बताया कि उसे एड्स हो गया है। यह सुनकर बा की हृदय गति रुक गई तथा उसकी मृत्यु हो गई। आ ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि क्यों नहीं किया? इसके 4 ऑप्शन है, इसके आधार पर डिसाइड करें आप। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 93 के अंतर्गत आ को प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी, क्योंकि उसके द्वारा अपने मरीज बा को सद्भाव पूर्वक एड्स रोग होने की संसूचना देना, जिसे सुनकर उसकी मृत्यु हो जाती है, अपराध की कोटि में नहीं आएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है ए ने बी की माचिस उठाकर अपनी सिगरेट जला ली। बी ने अपनी माचिस की चोरी का आरोप ए पर लगाया। इन परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस सूक्त की सहायता से ए अपना बचाव कर सकता है? तो देखें, 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें इसमें। तो दोस्तों, ए ने बी की माचिस उठाकर अपनी सिगरेट जला ली। बी ने अपनी माचिस का चोरी का जो आरोप है ए पर लगा दिया। इन परिस्थितियों में डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स सूत्र की सहायता से ए अपना बचाव कर सकता है। यह सूत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 95 में समाविष्ट है, जिसका अर्थ विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है भारतीय दंड संहिता की किन धाराओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार संबंधी विधि का प्रावधान किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें इसमें। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधी प्रतिरक्षा के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है एक गुंडा बलात्संग के उद्देश्य से एक युवती को घसीट कर ले गया। उसकी चीखें सुनकर पास के स्थान से एक महिला आई और एक छोटी कुल्हाड़ी गुंडे के सर पर दे मारी और वह मर गया। वह दोषी है। किस चीज के लिए दोषी है? 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के खंड 3 के अधीन
बलात्संग करने के आशय से किए गए हमले की दशा में शरीर की वैयक्तिक प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है, अतः वह महिला किसी अपराध की दोषी नहीं होगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है? तो इसे डिसाइड करें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 107(2) में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है। धारा 107(1) में उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान तथा धारा 107(3) में जानबूझकर सहायता देकर दुष्प्रेरण के अपराध का प्रावधान किया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है दांडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत जिस अपराध के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है वह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों दांडिक विधि में अपराध के निकटता का सिद्धांत दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र के अपराधों के लिए दायित्व का विनिश्चय करने में असंगत है, क्योंकि षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण के अपराध के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य मात्र एक संधि अथवा समझौता ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु षड्यंत्र के तहत दुष्प्रेरण के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक कार्य अथवा अवैध लोप भी कारित होना आवश्यक है। किंतु षड्यंत्र के अपराध जिसे हम धारा 120 का के लिए अंतर्गत आता है के लिए एक अपराध कारित करने के उद्देश्य से की गई सम्मति ही पर्याप्त होती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है आ ने अपने नौकर को बा की पिटाई करने का आदेश दिया और तदानुरूप आ ने नौकर ने बा की पिटाई कर दी। आ ने अपराध कारित किया है। कौन सा किया अपराध पारित? देखें उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन उकसाकर दुष्प्रेरण करने का अपराध कारित करता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दुष्प्रेरण का तरीका या प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन है इसमें, देखें। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के उपबंधों के अनुसार दुष्प्रेरण उकसाकर, सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र द्वारा किया जा सकता है, अतः प्रयत्न दुष्प्रेरण का तरीका नहीं है। तो इसके आधार पे इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट कहता है ए बी को भड़काता है ताकि बी सी को जेड की हत्या करने के लिए भड़का सके। परिणाम स्वरूप बी सी को भड़काता है और सी जेड की हत्या कर देता है। सजा का भागीदार कौन होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है, अतः उपर्युक्त समस्या में ए, बी और सी तीनों सजा के भागीदार होंगे और तीनों हत्या के दोषी भी होंगे। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। यह है, ये क्या होगा? 4 ऑप्शन में डिसाइड करें।
तो दोस्तों ए द्वारा बी को परीक्षा में नकल कराने की सहमति देना भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र का अपराध होगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य या अवैध साधनों का कोई वैध कार्य करने के लिए सहमत होते हैं तो वहां आपराधिक षड्यंत्र का अपराध गठित होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को सम्मिलित किया गया। तो 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें इसमें। तो दोस्तों वर्ष 1913 में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को सम्मिलित किया गया था। तो इसके आधार पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ए और बी सी के मकान में चोरी करने के लिए सहमत हो जाते हैं लेकिन वास्तव में चोरी करते नहीं हैं, उन्होंने अपराध किया है। तो 4 ऑप्शन में डिसाइड करें। तो दोस्तों धारा 120 का के अंतर्गत यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अपराध को करने की सहमति मात्र द्वारा ही इस धारा के अंतर्गत आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का गठन हो जाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस निर्णय में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया है। तो यहाँ 4 निर्णय दिए गए हैं, चारों में डिसाइड करें किस निर्णय में माना गया था। तो दोस्तों कुलदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2000 सूको के वाद में उच्चतम न्यायालय ने 25 अप्रैल 2000 को निर्णय सुनाते हुए कहा कि पति और पत्नी दोनों इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ ने प्रभावोत्पादक भाषण के द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना की जिससे सरकार के प्रति जनता के विश्वास में कमी आई। आ का अपराध है, क्या अपराध है? 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो दोस्तों प्रस्तुत मामले में ना तो आ ने धारा 124 का के अनुसार राजद्रोह का अपराध किया है और ना ही धारा 121 के अधीन राज्य के विरुद्ध युद्ध किया तथा धारा 425 के अधीन रिष्टी का अपराध भी निर्मित नहीं होता है, अतः आ ने कोई अपराध नहीं किया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित मामलों में से किसमें उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि केवल आलोचना या सरकार पर की गई टिप्पणी देशद्रोह के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं होगी। तो 4 केस दिए गए हैं, इनमें डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 124 का में राजद्रोह या देशद्रोह से संबंधित उपबंध किया गया है। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार 1962 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल आलोचना या सरकार पर की गई टिप्पणी देशद्रोह के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं होगी। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें देखें। तो दोस्तों विधि विरुद्ध जमाव को भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 140 में सैन्य पोशाक या टोकन धारण करना, धारा 142 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना,
तथा धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड का उपबंध किया गया है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक होते हैं। तो 4 ऑप्शन है, कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, इसको डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लोक प्रशास्ति के अपराध के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह भारतीय दंड विधान की निम्न धारा में दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अधीन बलवा करने के लिए दंड है। तो 4 ऑप्शन है, देखें क्या दंड है। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 149 में क्या प्रावधान किया गया है, 4 में से डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 149 एक विशिष्ट अपराध को निर्मित करती है, जबकि धारा 34 साक्ष्य के एक नियम का प्रावधान करती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना अपराध बताया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें डिसाइड करेंगे। तो समझेंगे दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का में धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्यों के लिए दंड का प्रावधान है। 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माने से या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 154 प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है। यह धारा प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हुए भूस्वामी अथवा भूमि के कब्जेदार को दंड के योग्य बनाती है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किससे दंगा का अपराध नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 159
दंगा को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर झगड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब यह कहा जाता है कि वो दंगा करते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस अपराध में 5 या अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य तत्व नहीं है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है दंगा के अपराध के लिए अपराधी को कितने अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, डिसाइड करें। तो दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 159 में दंगा को परिभाषित किया गया है तथा धारा 160 में दंगा के अपराध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।